साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साक्षात्कार का जो भय होता है, जो तनाव रहता है, उसको कैसे आपको दूर करना है। तो इसके लिए मैंने एक सिनॉप्सिस बना रखा है। इस सिनॉप्सिस के अंतर्गत आप देख सकते हैं साक्षात्कार से पहले आपको क्या तैयारी कर रखनी है, उसके बाद वेशभूषा कैसी होनी चाहिए आपकी, फिर प्रवेश करते समय यानी कि साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय आपके क्या हाव-भाव होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इसके बाद वहाँ बैठते वक्त और साक्षात्कार के दौरान आपका क्या हाव-भाव हो, और सबसे महत्वपूर्ण 12 जो प्रश्न हैं मैं आपको बताऊंगा, उनके उत्तर भी बताऊंगा कि जो सामान्यतः साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने 12 वर्ष के एक लंबे अनुभव से मैंने अर्जित की हैं, तो इसी को मैंने अपनी इस वीडियो में उतारा है। तो शुरुआत करते हैं साक्षात्कार पूर्व तैयारी की, यानी साक्षात्कार से पहले आपको क्या तैयारियाँ करनी हैं। सबसे पहले है मैंने लिखा हुआ फील, यानी कि आप अभी से ही महसूस कर दीजिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप वह अधिकारी, वह व्यक्ति, वह पद धारण कर चुके हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अभी से आप महसूस करिए। जैसे कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप IAS खुद को अभी से फील करिए कि आप बन चुके हैं। उसी तरीके से आप बातचीत करिए, लोगों से इंटरेक्ट होइए, और सामाजिक जो सरोकार आपका हो वो इस प्रकार का हो लोगों से कि आप एक IAS हैं, उस प्रकार के तर्क, उस प्रकार के निर्णय, उस प्रकार की क्षमताएं आप रखते हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति में ये दिखना चाहिए। तो आप अभी से महसूस करना शुरू कर दें कि आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं, और वो आपके बॉडी लैंग्वेज में चीज़ दिखनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। साक्षात्कार से पहले आप 4-6 महीने पहले से ये ऐसे करना शुरू कर दे सकते हैं, क्योंकि साक्षात्कार में सफल होना कोई ये नहीं होता कि आप आज कोई ट्रेनिंग ली और कल आप किसी साक्षात्कार में गए और सफल हो गए। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको एक लंबी एक मेहनत और एक दृढ़ता से एक रूट होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो वही है मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अभी से महसूस करें कि आप IAS हैं या कोई आप किसी अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं। इसके बाद अब बात करते हैं एरिया के बारे में, यानी कि एरिया यानी कि जो आपका क्षेत्र है, जहां आप मजबूत हैं, उन शब्दों का अभी से प्रयोग करना शुरू करें। उन शब्दों का प्रयोग आप करना शुरू करें जिसमें आप बेहतर है, उन शब्दों का चयन करें, ताकि इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे आप जाते हैं, कोई भी शब्द आप प्रयोग करते हैं वहाँ पे, तो इंटरव्यूअर उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, फिर उसी से बात करता है। तो आप इस प्रकार की अपनी वोकैब तैयार करें, इस प्रकार के अपने विचार रखें, ताकि आप उनको कार्य कारण सहित तर्कपूर्ण तरीके से समझा सकें। आपको अपने द्वारा कहे गए हर शब्द के और छोर यानी कि प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही होता है कि जैसे देखा होगा साक्षात्कार में कि जो छात्र जाते हैं और इस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं कि साक्षात्कार उन्हीं शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। वो उन्हीं शब्दों में से ही चीज़ों को पूछते रहते हैं छात्र से, और छात्र भी इसमें खुश रहता है कि उन्होंने कम से कम चलो जो हम तैयार करके आए थे वहाँ से उनसे पूछा। तो इस प्रकार से आप अपनी वोकैब तैयार करिए, इस प्रकार से आप अपने विचार समाज में रखिए, और इससे आपका एक क्या होगा, एक एरिया, एक क्षेत्र बिल्डअप हो जाएगा। तो बस उस क्षेत्र से ही पूछने के लिए आप साक्षात्कारकर्ता को आकर्षित कर सकते हैं। इसका लेसन यानी कि दूसरों को सुनने की आदत अभी से डाली है। ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार में आप गए और उन्होंने जैसे बोला नहीं और आपने उसका उत्तर देना शुरू कर दिया, ये गलत आदत होती है। तो सुनना अभी से शुरू कर दीजिए। आपको अच्छे से सुनना होगा सामने वाले को, तभी तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद है सॉरी। अक्सर देखा गया है कि समाज में भी और हमारे आपसी दिनचर्या में भी कि छात्र जो है कोई भी गलत काम यदि उनसे हो जाता है तो वो सॉरी नहीं बोलते हैं। तो अभी से अपनी गलती मानना शुरू करिए। ये चीज़ इंटरव्यू में काफ़ी इफ़ेक्ट करती है कि आप जैसे आपसे कुछ पूछा गया और आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, उसको घुमा फिरा रहे हैं बताने के स्थान पर, तो वहाँ पर आप सॉरी बोलना उपयुक्त समझें। एक तरीके से बोल दीजिए, सॉरी सर मुझे नहीं आता, तो मुझे जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं सॉरी को लेके। तो सॉरी यानी कि चीज़ों को अभी से अपनी गलतियां हैं मानना, स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। स्माइल, ये भी एक बहुत अच्छा एक तरीका है। अभी से आप महसूस करिए, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों या उससे पहले आप हमेशा अपने हाव भाव में ये चीज़ ज़रूर ले आएँ, नेचर में ले आएँ कि थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें साक्षात्कार से आपको पहले करनी होंगी, क्योंकि ये एकदम से नहीं होती हैं। इस वजह से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि साक्षात्कार से पहले आपको
क्या चीज़ें अपने अंदर ये लानी है। कि संक्षेप में अभी से महसूस करिए, आप IAS हैं या कोई अधिकारी हैं जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का आप देने जा रहे हैं, तो महसूस करिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस समय साक्षात्कार कक्ष में बैठे हुए हैं, आप प्रोफेसर बन चुके हैं। बिल्कुल इस प्रकार की मानसिकता से वहाँ बैठिए। तो एरिया है अपना, अपनी वोकेबुलरी ऐसे तैयार करिए, अपने ऐसे क्षेत्र शब्दों का ज्ञान करिए, उन्हीं शब्दों को इंटरव्यू में प्रयोग करिए ताकि साक्षात्कारकर्ता उसी शब्दों से ही आपसे कुछ पूछ बैठे। तो ये आपको ना एरिया बिल्डअप करना होता है। लेसन यानी कि सुनिए, काफ़ी सुनना, मतलब लोगों की सुनिए और थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए और फिर सोच समझ कर उनके उत्तर दीजिए। तो ये चीज़ें काम आएंगी। सॉरी बोलना यानी कि अपनी गलतियों को मानिए, सॉरी बोलिए। ऐसा नहीं है आप किसी को घुमा फिरा रहे हैं या उसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी गलत होता है। स्माइल यानी कि चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान, मीठी सी मुस्कान एक होनी चाहिए ताकि ये महसूस ना हो कि आप किसी टेंशन में हैं साक्षात्कार कक्ष के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करनी है। अब बात करते हैं वेशभूषा के बारे में। यानी कि ये भी एक अच्छा सा एक प्रश्न रहता है छात्रों के सामने कि वेशभूषा क्या रहे। तो इसके लिए बड़ा साधारण सा बॉयज़ के लिए मैं बताना चाहता हूँ। बॉयज़ के लिए साधारण सा अगर आप देखा जाए तो आप कोई भी एक शर्ट, टी शर्ट तो खैर नहीं चलती, तो कोई भी शर्ट इस तरह की हो जो लाइट कलर में हो और डार्क कलर का पैंट होना चाहिए, यानी कि जो ट्राउज़र हो वो डार्क कलर का हो। तो लाइट और हल्का उसी कलर में जो डार्क है, इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी ठीक रहता है। आपको ज़्यादा सोचने समझने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो ठीक है। अन्यथा इंटरव्यू के लिए जैसे वाइट कलर की जो शर्ट है या जैसे स्काई ब्लू कलर का जो शर्ट है, ये भी काफ़ी ठीक रहता है। पैंट में तो ब्लैक ब्लू के अलावा कुछ विशेष ज़्यादा होता नहीं है। तो ये बॉयज़ के बारे में रहा। और अगर आप विंटर का सीज़न है तो आप कोट पैंट भी प्रेफर कर सकते हैं, टाई भी लगा के जा सकते हैं, काफ़ी ऐसा होता भी है। तो ये बॉयज़ के बारे में रहा। गर्ल्स के बारे में सूट ज़्यादा ठीक रहता है, एक सिंपल होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल। और साड़ी भी वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कड़ी चढ़ी साड़ी यानी कि बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ होना चाहिए। कोई जैसे बाहरी जैसे गमछा डाल दिया या किस तरह से है, कोई अच्छा गोगल्स वैसा लगा लिया, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। चश्मे की बात करें तो चश्मा जो है वैसे तो आप जो जनरली यूज़ करते हैं ठीक है, लेकिन फ्रेमलेस को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इसमें एक ये दिखता है कि हाँ ज़्यादा आपके फ्रेम के बारे में कोई ज़्यादा विशेष बड़ी सोच वैसे नहीं रखते हैं कि मतलब अलग तरीके का हो। तो फ्रेमलेस काफ़ी सिंपल और सोबर दिखता है, तो आप उसको फ्रेमलेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रेस सेंस का बिल्कुल मैं एक ये बात कहूँगा कि इस पर आप लोग ध्यान दें और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। लाइट कलर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो लाइट कलर्ड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शरीर को ढकने वाला अच्छे से होना चाहिए और ज़्यादा कड़ा चढ़ा या सजावट उस पर ना हो। तो ये ड्रेस के बारे में रहा। आप बॉयज़ अगर स्वेटर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन स्वेटर से बेहतर कोट पैंट ज़्यादा ठीक लगते हैं। इसके बाद प्रवेश, यानी कि जैसे ही आप साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हैं तो एक सामान्य गति से आप चलें। आपके चलते समय हाथ ज़्यादा उस तेज़ गति से ना चलें। तो मैंने देखा है कि जो हाथों की गति ज़्यादा रख लेते हैं तो वो हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप घुसें तो जो मुख्य साक्षात्कार करता है उसकी तरफ देखते हुए, निगाह मिलाते हुए घुसें। अगर आप निगाह इधर उधर करते हैं तो वो लो कॉन्फिडेंस माना जाता है। तो जैसे ही आप वहाँ जाएं चेयर के पास, यानी कि चेयर के आगे ना खड़े हों, चेयर के पीछे की तरफ खड़े हों, तो वो आपसे खुद कहेंगे बैठने के लिए, तभी बैठें, अन्यथा बैठे नहीं। और दूसरी बात, वहाँ पर चेयर खींच कर जो बैठने की आदत है वो ख़राब होती है। इसमें देखा है कि जैसे मान लीजिए जगह कम है या मतलब उतनी ही घुसने लायक है, तो आप उतनी ही जगह में बैठने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि आप गए चेयर पीछे खींचा उसको और फिर आगे आके बैठिए। तो ये चेयर खींचना अपने से बड़े के सामने गलत माना जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मुख्य इंटरव्यू के बारे में, यानी कि अब आपके हाव भाव कैसे हों, क्या आपका तौर तरीका हो वहाँ बैठने का। तो सीधा सा जो बैठने का तरीका है, बिल्कुल आप जो 90 डिग्री पर ऐसे बैठें और हाथ को ज़्यादा इधर उधर, जैसे कभी इधर नाक की तरफ ले गए, कभी इधर खुजा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आप हाथ को इस तरह से बिल्कुल अपने पैरों के ऊपर रख लीजिए, बिल्कुल स्थिर रूप से। तो ये एक हाव भाव के रूप में है, यानी कि आप अपना हाथ स्थिर रखें। दूसरा,
माथे में जो भौं सिकोड़ना, ये सारी चीज़ें हैं, टेंशन में आ जाना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भौं सिकोड़ना ये एक टेंशन शो करता है कि हाँ बच्चा टेंशन में है, ये चीज़ ना हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद ज़्यादा कुर्सी पर हिलना डुलना झूलना, ये इस तरह से थोड़ा सा इधर आगे पीछे होना, ये भी गलत चीज़ है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कुर्सी पर एक आप स्थिर बैठें, और आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी रहता है। जब भी आप जिस साक्षात्कारकर्ता के से प्रश्न सुन रहे हो तो उसकी तरफ ज़रूर देखें, और उत्तर देते समय भी उसकी आंखें मिली होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप उसकी आंख में जैसे अब दोनों आंखों में तो एक बार में नहीं देख सकते, एक आंख की ओर ही देख रहे होंगे अपनी दोनों आंखों से, तो आप बारी बारी से उसके चेहरे पे कहीं भी देख सकते हैं। जैसे एक आंख पे, फिर दूसरी आंख पे, फिर उसकी नाक, होंठ, इस तरह से आप एक इस तरह से बना लीजिए कि आपको जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसके चेहरे की ओर ही देखना है, चाहे वो चेहरे का कोई भी अंग क्यों ना हो। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आई कांटेक्ट लूज़ होने से, दिक्कत होने से वो महसूस हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है, बस यही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये हाव भाव के बारे में रहा कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ करनी है। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत सी यूट्यूब वीडियोस में ये सारी चीज़ें सामान्य रूप से बताई जाती हैं, लेकिन मैं 12 जो बेहतरीन प्रश्न हैं जो मेरे 12 वर्ष के अनुभव में मुझे प्राप्त हुए हैं कि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। 3-4 तो मुझसे भी इसमें से पूछे गए थे जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, PCS का भी मैंने दे चुका हूँ, उसमें भी मुझसे यही प्रश्न पूछे गए थे। तो वही प्रश्न होते हैं घुमा फिरा के, चाहे कोई भी इंटरव्यू क्यों ना हो। तो पहला प्रश्न रहता है कि आप कैसे हैं। तो इस प्रश्न का एक बड़ा सामान्य सा एक उत्तर होता है। आप बिल्कुल इंटरव्यू कक्ष में जैसे ही घुसें तो बिल्कुल सामान्य मूड में घुसना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ आपसे पूछ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। कुछ वो सामान्य प्रश्न ऐसा रख देते हैं कि आप कि कितने तैयार हैं इंटरव्यू के लिए, वो आपसे जान सकें। तो इसमें बड़ा साधारण सा उत्तर है कि आप कैसे हैं। सर मैं कुशलता से हूँ या मैं ठीक हूँ। तो इस तरह से आप एक पॉजिटिवली मुस्कुराते हुए अच्छा सा उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आप टेंशन में अंदर बैठे और उन्होंने आपसे पूछा आप कैसे हैं तो मुंह से निकल रहा है मैं अच्छा हूं और चेहरा आपका बेकार बना हुआ है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए ये प्रश्न रहता है। दूसरा प्रश्न होता है अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में कुछ बताएं। तो अपने बारे में कुछ बताने को लेकर जो है काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं कि क्या इसमें सटीक इसका उत्तर होना चाहिए। तो जो मैंने अपने अनुभव में अब तक पाया है तो इसमें सीधा सीधा अपना नाम बताना है, अपनी शिक्षा बतानी है, और तीसरा अपना जिला बताना है, और आगे बता देना है जो इसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसमें सीधा सा ये हो जाएगा, मैं अपने ऊपर बता देता हूँ इसको। मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, मैं MA इतिहास से हूँ और मैं एटा ज़िले का रहने वाला हूँ, जो कि कैलाश मंदिर, गुरुकुल आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि जो मैंने एरिया बना दिया कि एटा का रहने वाला, हो सकता है मुझसे एटा से कोई प्रश्न पूछ ले, गुरुकुल के बारे में पूछ ले वो, या वो जो है कैलाश मंदिर का भी फेमस है वहाँ का, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के हमें उन्हें टेम्पटेशन देना है, इस प्रकार से हमें कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग करना है कि हो सकता है 2-4 मिनट वो ये इन्हीं में से कुछ प्रश्न निकाल कर हमसे पूछते रहें। तो इस प्रकार से आपको ये देना है कि अपने बारे में बताएं। ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में बताने को लेकर जो है अपने पिता का नाम, माताजी का नाम, भाई बहन कितने हैं उनके सारे बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल फालतू का सा रह जाता है। केवल आपको ये 3 चीज़ें बतानी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपने जैसे मान लीजिए BA किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन जिसने BSc किया है या BCom किया है ना, या BTech किया है, तो ये किया है तो यहाँ कैसे आए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न हो जाता है कि आपकी लाइन चेंज कैसे हो रही है। मान लीजिए आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो
आपने बीएससी बीकॉम बीटेक किया हुआ है, तो फिर आपको सिविल सेवा की तरफ आना क्यों हो रहा है? तो एक जायज़ सा प्रश्न तो है उनका कि बीएससी किया है यार, बायो से या मैथ से हो गए, तो इंजीनियरिंग लाइन या आपने मेडिकल लाइन क्यों नहीं चूज़ की, यहाँ क्यों आए? बीकॉम किया है तो सीए क्यों नहीं बने, यहाँ क्यों आए? बीटेक किया है इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आना रहा? तो इस प्रकार के प्रश्न ये बड़ा दिक्कत कर जाते हैं, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। हालांकि ये सबसे कठिन प्रश्न माना जाता है कि आपने ये सब किया है तो आपको इस क्षेत्र में क्यों आना हुआ, क्योंकि इसमें तो आपको आर्ट साइड के सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा उत्तर है कि सीधी बात, पहले तो ये मान लें कि आप इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि आपकी लाइन ये जा रही है, आप दूसरी लाइन चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहना है कि हाँ सर ये मैंने किया, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई, एक सकारात्मक घटना घटित हुई कि उसने मुझे सिविल सेवा की ओर मोड़ दिया। जैसे डीएम या एसएसपी द्वारा या एसडीएम के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपके क्षेत्र में अनाज वितरण की बात हो, या किसी निर्णय कोई तालाब सफाई की बात हो, या जो है अनाज वितरण को लेकर बात हो, या कोविड कंट्रोल के समय उनका जो प्रयास हो, तो उनको देखकर आप प्रभावित हुए, इस वजह से आपका मन इस क्षेत्र की ओर किया। ये एक सकारात्मक ठीक रहता है, क्योंकि लेकिन आप जो है इन सबको करने के बाद सिविल सेवा से उनको जोड़ पाएँ, आर्ट साइड के सब्जेक्ट से जोड़ पाएँ इन चीज़ों को, तो वो बहुत कठिन हो जाता है। तो आप इस प्रकार की कोई भी सकारात्मक घटना बता सकते हैं। जल्दी से देखते हैं चौथा प्रश्न। यूजी पीजी से प्रश्न, यानी कि यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो आप करे हुए हैं, तो उससे भी जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मुझसे पूछे गए थे पीसीएस में, मैं चूँकि बीएससी बायो से हूँ, तो उन्होंने मुझसे बायो के बारे में पूछा था। तो आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो आपका बीए बीएससी बीकॉम बीटेक है, उससे आप अपने प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको तैयार करके लेके जाएँ। पीजी से भी ये पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में 3 या 5 का बोर्ड होता है पीसीएस में, और यूपीट्रिपलएससी का लोअर पीसीएस को लेके। तो वहाँ कुछ लोग होते हैं इंटरव्यू में जो बोर्ड में जो इस प्रकार के प्रश्न आपके साइड से करने लगते हैं, तो आप अवश्य तैयार करके लेके जाएं। अगला प्रश्न है कि आप शिक्षक हैं तो यहाँ क्यों आए? बहुत से मेरे शिक्षक साथी हैं जो इसी प्रोफेशन में शिक्षक हैं और वो सिविल सेवा की ओर बढ़े हैं। तो एक प्रश्न उनके लिए है विशेषकर, आप शिक्षक हैं तो सिविल सेवा में कैसे, इस क्षेत्र में आप कैसे आए यदि आप शिक्षक हैं? तो वहाँ पर आपका एक थोड़ा सा संकट खड़ा हो जाता है कि आप शिक्षक हैं, पहले से ही आप एक जॉब धारित करते हैं, और फिर आप सिविल सेवा की तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो इस प्रकार के शिक्षकों को उत्तर ये देना चाहिए कि सर शिक्षक पद पर रहने के दौरान मैंने अपने समाज में ये कमियां देखी कि यहाँ के जो माँ बाप हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, या उनको काम में लगाए रखते हैं, यहाँ लैंगिक भेदभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँगा, एक उच्च पद पर एक अधिकार पूर्ण होकर, मैं इनके लिए बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी एक योजना या जो सही से लागू की जानी चाहिए, वहाँ पर मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ। तो ये इस प्रकार का एक उत्तर आपका होना चाहिए कि आप एक अधिकार पूर्ण होकर संपूर्ण ग्राम या पूरे जिले स्तर पर अभिभावकों को या उनके बच्चों को लेकर प्रयास कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ उन्हें दिला सकते हैं। तो एक ये इसका जो है उत्तर रहता है। इसके बाद अगला है आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, या आप सिविल सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं? एक प्रश्न बड़ा जनरल सा रहता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका एक सामान्य सा एक उत्तर आप ये दे दीजिए, क्यों आप ये कहें कि क्यों बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये हो जाएगा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, या आप आगे बढ़कर इस चीज़ को न देखें। इसका उत्तर आप इस तरह से दें क्योंकि मैं योग्य हूँ, मुझ में ये गुण हैं, आईएएस बनने के गुण हैं, इस वजह से मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आप खुद को ये बताएं कि मुझ में समयबद्धता है, मैं ईमानदार हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ और समय का अनुपालक हूँ, कुशल कार्य योजना निर्माता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर बताएंगे, इस वजह से मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। अन्यथा आप इसका आंसर दूसरी दिशा में देंगे कि मैं पैसे के लिए करना चाहता हूँ, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए मैं बनना चाहता हूँ, या रुतबा रखना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें तो और लगती हैं। तो इस प्रकार से आप ना जाएं, आप अपने अंदर भीतर गुण को बताएं कि मेरे अंदर ये गुण है, इस वजह से मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनने योग्य हूँ। इसके बाद अगला है कि कुछ लोग कहते हैं कि समाज सेवा करनी थी,
इस वजह से सर लोगों की सेवा करनी थी, इस वजह से मैं IAS बनना चाहता हूँ या PCS बनना चाहता हूँ। तो अब फिर एक प्रश्न होता है कि आपको यदि समाज सेवा करनी थी तो राजनेता बनते। तो ये भी एक अजीब सा, एक कठिन सा प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि जैसे आप बोलते हैं कि मैं सर समाज सेवा करना चाहता हूँ इसलिए IAS बनना चाहता हूँ, तो वो इंटरव्यूअर पूछ कहेंगे कि आप जब समाज सेवा ही आपको करनी थी तो आपको राजनेता बनना चाहिए था। तो वहाँ पर आपका क्या उत्तर होना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका उत्तर ये होना चाहिए कि सर हमारे यहाँ जो भारत में जो कमी योजनाओं की नहीं है, हमारे यहाँ कमी योजनाओं के समयनिष्ठ कर्मनिष्ठ अनुपालन की है। हमारे यहाँ योजनाएं बहुत है लेकिन उनका अनुपालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं ये बनना चाह रहा हूँ। तो योजनाओं का अनुपालन कराना, उनको लागू कराना, ये जो है एक सिविल सेवा का काम होता है, ना कि राजनेता का। तो मैं सर इस वजह से ये बनना चाहता हूँ सिविल सेवक। इसके बाद 8वां प्रश्न है मुख्य विषय का प्रशासन में योगदान। आपके मुख्य विषय का प्रशासन में क्या योगदान है? जो भी आपने मेन सब्जेक्ट लिया हुआ है उसका क्या योगदान है? या जब मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट या कुछ और भी आप कोई एक विषय लेकर जो आप तैयारी करते हैं, PGT का है, तो उसका जो है क्या योगदान रहेगा छात्रों के लिए, प्रशासन के लिए, ये आप अपना इसे निकाल कर अवश्य रखें कि मुख्य विषय का क्या योगदान है। मैं इतिहास के विषय में बता सकता हूँ कि इतिहास जो मुख्य विषय रखते हैं छात्र, उनका प्रशासन में योगदान रहता है कि वो जो अतीत की पुरानी घटनाएं हैं जो गलत घट चुकी हैं उनसे सीखते हैं, बेहतर करने का प्रयास करते हैं, अपने विवेक को जागृत करते हैं। और विवेक जागृति ही सिविल सेवा का आधार स्तंभ है कि हमें अपने विवेक से, और पहले तो सैद्धांतिक रूप से जो सोपानवत प्रणाली में हमें बता रखा है कि इस प्रकार से आपको योजना लागू करनी है, वह ठीक है, लेकिन जो विवेक जागृति एक लास्ट में जब हमारे सारे नियम कानून जहाँ पर हमें अलाउ नहीं करते, लेकिन वहाँ पर एक विवेक जागृति जो हमें इतिहास से मिली हुई होती है, अच्छाई और बुराई के बीच में भेद करके बताने की, तो वह हमें इतिहास से प्राप्त होती है। तो ये इतिहास का योगदान ये इसमें माना जाता है। इसके बाद 9वां है अपनी अच्छाइयाँ बताइए। अपनी कुछ अच्छाइयाँ बताइए। अच्छाइयों में जैसे आप बता सकते हैं कि मैं समयबद्ध हूँ, मैं ईमानदार हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ और समय का अनुपालक हूँ, जो है कार्य योजना का कुशल निर्माता हूँ, मैं एक सृजनात्मक व्यक्ति हूँ। तो ये सारी चीज़ जैसे आप बताएंगे, लेकिन आप में इनको जस्टिफाई करने का भी एक तरीका आना चाहिए कि आप ऐसे हैं तो क्यों हैं। आप समयनिष्ठ हैं तो आप बताइए आपने अभी तक समयनिष्ठता के लिए क्या किया, यानी कि आप समयबद्ध हैं या समय का ध्यान रखते हैं। तो इस 1-2-4 उदाहरण आप जो है हर गुण के अपने तैयार करके जाएंगे। इसके बाद अच्छाइयाँ, 10वां है प्रश्न, आप अपनी कुछ कमियाँ बताइए। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कमियों में आपको ऐसा नहीं बताना है कि जैसे मुझे सिगरेट पीना और ये सारी चीज़ें मेरी कमी है या मैं भूल जाता हूँ, या कुछ ऐसी कमी नहीं बताएं जिसका आप प्रशासन पे या किसी आपकी जॉब पर कोई गलत इम्पैक्ट पड़े। आप एक जनरल से चीज़ें बता सकते हैं कि जैसे मैं ज़्यादा खाने का शौकीन हूँ, या जो है मैं एकांत में रहना चाहता, मुझे पसंद रहता है, मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं मतलब कर पाता हूँ, तो मुझे सिर्फ काम की ही बातें पसंद आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि आपकी कमियों में ये काउंट हो। जैसे मैं एक हेल्दी एक डाइट लेने मेरा एक शेड्यूल नहीं रहता, या जो मैं अपने काम करते वक्त जो सारी चीज़ें अपने भूल जाता हूँ काम करते समय अपनी दिनचर्या को, तो ये आप कमियों में आप गिना सकते हैं कि मैं जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना मेरे निरंतरता में नहीं आ पाता। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कमियों में गिना सकते हैं, यानी कि वे चीज़ें जो जिससे आपके कार्य संस्कृति पर कोई विपरीत असर ना पड़े, तो वो कमियां आप गिना सकते हैं। इसके बाद 11वां है 2 अभिरुचि। 2 अभिरुचि, अपनी कोई 2 हॉबी बताइए। हॉबी में किस प्रकार की हॉबी होनी चाहिए? जो आपके काम करने के तरीके से संबंधित हो, या जो ये दिखाए कि हाँ आपका व्यक्तित्व ऐसा है। तो जैसे अखबार पढ़ना है, लोगों से बातचीत करना है, म्यूज़िक सुनना भी हो सकता है, ठीक रहता है ये भी,
लोग सोना बोलते हैं, लेकिन सोना इतना विशेष नहीं माना जाता है कि फ्री समय में आप क्या करते हैं, तो वो सोना एक गलत चीज़ है। इसमें ये नहीं दिखता कि आप कुछ बेहतर एक रिफ़्रेश होने के अलावा इसमें कुछ भी आप बेहतर गेट करने का प्रयास नहीं करते। तो अभिरुचियों में मैंने आपको बताया, कोई खेल के बारे में बोल सकते हैं, म्यूज़िक के बारे में बोल सकते हैं, या जो है सबसे बढ़िया अखबार पढ़ने को लेकर है, या लोगों से बातचीत करना है, लोगों के व्यूज़ जानना है विभिन्न मुद्दों पर। तो ये सारी चीज़ें अभिरुचियों में ज़्यादा कारगर रहती हैं। इसके बाद एक प्रश्न रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डीएम बनकर आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, या आप जो भी पद पर आए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे। तो इसमें एक ये नहीं होना चाहिए कि मैं महिलाओं के लिए एक उत्थान के कार्य करूँगा, या मैं जो है अपने ज़िले का विकास करूँगा। ये सारी चीज़ें एक सामान्य सी होती है। पहले आप अपने पद पे आइए तो सही, आने के बाद आप सबसे पहले एक मीटिंग कॉल करेंगे। तो वो एक रहता है कि प्रोसेस, एक औपचारिक एक प्रोसेस आप अपनाएं, एक औपचारिक प्रोसेस अपनानी होती है। तो वो आपका सबसे पहला काम होता है कि मैं अपने क्षेत्र के सभी समकक्ष तथा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को बुलाऊंगा, उनकी मीटिंग लूँगा और वर्तमान में चल रही योजनाओं की समीक्षा करूँगा, उनकी अच्छाइयों के लिए उन्हें शाबाशी दूंगा, उनका प्रोत्साहन करूँगा, और जो कुछ लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं उनको पूरा करने के लिए मिलकर एक कार्य योजना बनाऊँगा। तो इस प्रकार से पहला आपका काम क्या रहेगा, तो इस प्रकार की एक समीक्षात्मक बैठक आपकी होनी चाहिए, ना कि इस तरह का कुछ और कि मैं सबसे पहले महिला एकता की बात करूंगा या किसानों के, दलित मजदूरों के लिए कदम उठाऊंगा। ये सब चीज़ें एक पक्षपात दर्शाती हैं। तो साथियों, ये मेरे 12 प्रश्न थे, और मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, साक्षात्कार तैयारी में आपने ये देखा, वेशभूषा के बारे में मैंने बताया, प्रवेश के करते समय आपका क्या तरीका होना चाहिए, हाव भाव किस प्रकार से हों, और महत्वपूर्ण 12 प्रश्न मैंने आपको बताए। और अपेक्षा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, आपका अगर साक्षात्कार में इससे लाभ हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।